एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि हम पहले ही एक क्लास आप लोगों को दे चुके हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर जा रहा है इस चैप्टर का। तो पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैंने उस जगह पे 3 टॉपिक्स को कवर किया था, जो कि क्या था, पोजीशन। पहला टॉपिक था आपका पोजीशन, दूसरा टॉपिक था रेस्ट एंड मोशन, कि कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पर होता है और कब मोशन में होता है, जहां पर हमने रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बहुत डिटेल में समझा था। और लास्ट में हमने टाइप ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन को हमने समझा था। टाइप्स 3 तरह के होंगे हमारा मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक जो हमारा आज का है वो है आपका पार्टिकल और पॉइंट मास। लगता है बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी पढ़ा करके सभी इस चीज को निकल जाता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है, जो आज हम इतना बड़ा डिस्कशन इस छोटा सा टॉपिक दैट इज पॉइंट मास को लेकर के कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विवेक पॉल और आपका पीसीएम लेक्चरर। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। कोई मैटर है, यह है मैटर। इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो डाल्टन तो कहता है, केमिस्ट्री में अगर कहें इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है, एटम है। तो क्या उस एटम के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं? कोई बंदा आकर के बोलेगा नहीं, बहुत एटम तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो इस फिजिक्स में व्हाट वी आर लर्निंग हियर दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं, फिजिक्स के 2 पार्ट्स अब हो चुके हैं। पहले हम लोग जो भी फिजिक्स पढ़ते आ रहे थे अभी तक, वो क्या था, क्लासिकल फिजिक्स, दैट मे बी ऑल्सो नोन एज एंशिएंट फिजिक्स। बट टुडे द न्यू वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स इज स्टार्टेड, दैट इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स का जो फादर है उनको आइंस्टाइन को बोला जाता है, और जो क्लासिकल फिजिक्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं उनका फादर न्यूटन को बोला जाता है। ये सब रिटर्न नहीं है, हम कह रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो हम क्या कह सकते हैं, एटम। और कोई लड़ाई झगड़ा करके आके बोलेगा नहीं 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 ये तो बहुत छोटा है, तो चलो कई सारे एटम्स को मिक्स कर दो, तो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो क्या ये पार्टिकल वो एटम है, क्या ये पार्टिकल वो एटम है, क्या ये पार्टिकल वो आयन है? तो इनमें लड़ाई चल रहा है केमिस्ट्री में भी। चलिए आ जाइए अभी वापस हमारे फिजिक्स में। आप इन तीनों का नाम यहां नहीं लीजिएगा। हम यहां ना एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ना मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ना ही आयंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हियर वी आर इन क्लासिकल फिजिक्स और एंशिएंट फिजिक्स। यहां पे ये सब बातों का डिस्कशन नहीं कर सकते। हाँ, क्या फिजिक्स में एटम के बारे में डिस्कशन नहीं है? अरे बहुत डिटेल में डिस्कशन है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में हमारा पढ़ना है। तो यहां कह रहा है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विथ 0 डायमेंशंस। ना इतना छोटा पार्ट लीजिए किसी मैटर का जिसके पास कोई डायमेंशन ना बचे। डायमेंशन नहीं बचने का मतलब क्या समझते हो? डायमेंशन का मतलब क्या समझते हो? ना इसके पास लेंथ हो, ना ब्रेड्थ हो, ना हाइट हो, कुछ भी ना हो। मतलब इतना छोटा है कि इसका ना तो लेंथ मेजर कर सकते हैं, ना हाइट मेजर कर सकते हैं, ना इसका विड्थ मेजर कर सकते हैं। इतना छोटा ले लीजिए, ये बोला जा रहा है। विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मास एंड पोजीशन इज डिफाइंड एज अ पार्टिकल। बस इसका पहचान सिर्फ 2 चीजों से हो, पहला इसका मास से, और दूसरा वो कहां रखा हुआ है, दैट इज पोजीशन से। बस उसी को हम क्या बोल देंगे, पार्टिकल बोलेंगे। अगर इसके अलावा आप उसके साइज के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं, दैट इज डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं, दैट इज लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ पार्टिकल, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ मैटर। क्लियर है कि नहीं? तो किसी मैटर के अंदर में क्या होगा, पार्टिकल होगा। कई सारे पार्टिकल्स मिलकर के हम क्या बना रहे हैं, मैटर बना रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पार्टिकल किसको कहेंगे? अगर तकलीफ हो रहा है तो एक और डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, जो कि हर जगह हर किताबों में लिखी रहती है, हर टीचर यही पढ़ाता है। ये थोड़ा टफ है, तो थोड़ा टफ तो लगेगा समझने में। इफ द साइज ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन, then the body is known as a particle। अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है
और उसके मोशन के कंपैरिजन में उसका साइज काफी छोटा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल पार्टिकल कहेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान के चलिए आपके पास एक मक्खी है, इंसेक्ट लेते हैं, एक क्या बोलते हैं, फ्लाई। एक फ्लाई ले लिए हम, फ्लाई का साइज काफी छोटा है हमारे हिसाब से, आप जानते हैं, और इस फ्लाई को हमने 10 किलोमीटर जो है उड़ा दिया, तो उस फ्लाई के कंपैरिजन में जो इसने मोशन किया 10 किलोमीटर का, ये काफी ज्यादा है। यू कैन से द मोशन, अगर इस मोशन को इसका देखे और इसका साइज का इसका देखे, तो हम इसके साइज को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है? अगर किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी का साइज उसके मोशन के कंपैरिजन में क्या हो जाए? नेग्लिजिबल, उसको हम ना के बराबर मानने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी नहीं कह के क्या कहेंगे? पार्टिकल कहा करेंगे। बोलिए, समझ में आ रहा? यही चीज, सिंपल चीज है जो कि हर जगह लिखा जाता है। अब समझ में आ गया होगा? यहां पर लिखा हुआ रेंज ऑफ मोशन के कंपैरिजन में अगर उसका साइज, किसी भी बॉडी का साइज काफी छोटा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टिकल कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि एक बहुत छोटा पार्टिकल है, बॉडी है, ये बॉडी है, और ये चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, और कितना चला गया? मान के चलिए 10 किलोमीटर चला गया। तो इस के साइज के हिसाब से ये जो लेंथ है, इसका जो मोशन हो रहा है, ये नेग्लिजिबल है। इसको हम क्या कहेंगे? अब पार्टिकल कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? अब बॉडी, बॉडी किसे कहते हैं? इतना देर से जो यहां पे मैटर कह रहा था ना, उसी को हम क्या कहेंगे यहां पे? बॉडी। बॉडी क्या होता है ना सर? कई सारे पार्टिकल मिलकर के क्या बनते हैं? बॉडी बनते हैं। यहां एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये सब मत बोलिएगा, फिजिक्स का क्लास चल रहा है, और वो भी कौन सा फिजिक्स का क्लास? क्लासिकल फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स का क्लास। इसलिए तो बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के क्या बना हुआ है? बॉडी बना हुआ। तो यहां पे क्या लिखे हैं? अ बॉडी, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है क्या? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, अ बॉडी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स टू बी नोन एज पार्टिकल। अगर ये बॉडी जो कि पार्टिकल से ही बना है और ये चाहता है नहीं 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 नहीं, हमें ही तुम पार्टिकल बोलो, अगर कोई पार्टिकल, सॉरी, अगर कोई बॉडी खुद को पार्टिकल कहलाना चाहता है किसी से, तो क्या करना पड़ेगा? तो कह रहा है डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मोशन। ये डिपेंड करता है कि मोशन किस टाइप का हो रहा है। तो आप किसी बॉडी को भी पार्टिकल कह देंगे आप। कैसे? जैसे कि एग्जांपल दिया है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, फॉर अ प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन, द डिफरेंट प्लैनेट्स कैन बी प्रिज्यूम्ड टू बी द पार्टिकल्स। अगर सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो वहां पे हर प्लैनेट को आप एक एक पार्टिकल मान सकते हो। तो थिंक कि क्या अर्थ एक पार्टिकल है? अर्थ एक पार्टिकल है क्या एक्चुअली में? भाई इसके अंदर हम लोग हैं, हमारे जैसे तुच्छ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के ये अर्थ का निर्माण हुआ है। सिर्फ हम ही नहीं, और भी चीजें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का मोशन हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उस समय उस बॉडी को एक्चुअली क्या है? अर्थ इज अ बॉडी। अगर हम देखें यहां पर, तो अर्थ क्या है? एक बॉडी है, क्योंकि अर्थ कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बना है। यस और नो? लेकिन इस सिचुएशन में जहां पर कई सारे प्लैनेट सन के अराउंड में मूव कर रहा है, तो हर प्लैनेट को हम क्या कह रहे हैं? पार्टिकल कह रहे हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से हम किसी बॉडी को कभी कभी पार्टिकल कह देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? अगर हम किसी बॉडी को पार्टिकल कह रहे हैं तो क्या करना होगा? नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा। इन अबव कंसीडरेशन, अगर हम ये मान रहे हैं कि कोई बॉडी क्या है? पार्टिकल है। जैसे कि अर्थ को हमने अभी क्या मान लिया? सारे प्लैनेट्स को क्या मान लिया? पार्टिकल मान लिया। अगर ऐसा है तो आपको क्या ध्यान रखना है? इन अबव कंसीडरेशन, व्हेन वी ट्रीट बॉडी एज पार्टिकल, all parts of the body undergoes same displacement and the same velocity and acceleration। वाह वाह, ध्यान दीजिएगा। अगर ये अर्थ है, ऐसे तो होगा नहीं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये अर्थ है, मतलब अगर ये बॉडी है, अगर एक ये बॉडी है, तो ये कई पार्टिकल से मिलकर के बना है। हम मान लेते हैं यहां पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल का अलग अलग कलर बनाते हैं ताकि आपको समझा पाए। यहां पे एक पार्टिकल है, रेड कलर से हमने बनाया,
ठीक है। अरे कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है ये। ऑब्वियसली हम यहां पे दो सिर्फ बना रहे हैं, दो सिर्फ बना रहे। क्या ये दो पार्टिकल से ही बना है? नहीं, समझाने के लिए हमने दो पार्टिकल लिखा। ऐसे कई पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ हम ये दो पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कह रहे हैं, क्लियर है कि नहीं? हम कह रहे हैं ये एक बॉडी है और ये बॉडी कई पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन इस पूरा बॉडी को हम पार्टिकल कह दे रहे हैं। जैसे कि अर्थ को हम क्या कह दे रहे हैं? पार्टिकल कह दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यह है कि ये जिन पार्टिकल्स से बना है, सभी पार्टिकल्स के ऊपर सेम इंपैक्ट पड़ा है। किस किस का? ना डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन। आगे समझते हैं कि अगर इस बॉडी को एक पार्टिकल समझ लिए हैं तो आपको क्या बातें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने ये बॉडी बनाया और हम मान लेते हैं ये दो पार्टिकल से मिलकर के बना है। थोड़ा देर के बाद अगर ये बॉडी कहां जा चुका है, मान लेते हैं कि ये यहां आ चुका है। क्लियर है कि नहीं? तो हम मान रहे हैं कि ये बॉडी का क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये बॉडी, ये मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत? समझिएगा ध्यान से। ये बॉडी पहले यहां था, ये बॉडी अब यहां आ गया, तो क्या हुआ है बॉडी का? सर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो बॉडी जब यहां से यहां गया होगा तो पक्का इसका पहले कुछ वेलोसिटी था, मान लेते हैं v वेलोसिटी सर। मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो d हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो पार्टिकल भी है इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, दैट इज d। ये पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? उतना ही हुआ होगा जितना पूरा बॉडी का हुआ है, दैट इज d। क्लियर है कि नहीं? इस पूरा बॉडी का वेलोसिटी आपने कितना माना है? v माना है। तो इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी क्या होगा? v। इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी क्या होगा? v। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पूरा बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा उन पार्टिकल्स का भी, ईच पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन क्या होगा? a। अगर a है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझना पड़ेगा। अगर आप किसी बॉडी को पार्टिकल मान रहे हैं तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उस पूरे होल बॉडी के इक्वल होगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए एक बात यहां पर तो आप समझ गए। थोड़ा इस चीज को इस तरह से एनालिसिस कर सकेंगे। थोड़ा फिजिक्स पे आते हैं। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक पे है, बिल्कुल बेसिक पे। मान लीजिए ये है बॉडी और यहां एक पार्टिकल है जिसका नाम हम दे देते हैं 1, यहां 2, यहां 3, यहां पे एक पार्टिकल है 4, यहां एक पार्टिकल है 5, यहां एक पार्टिकल है 6, यहां एक पार्टिकल है 7 और यहां एक पार्टिकल है सेंटर में 8। अरे क्लियर है कि नहीं? समझने का प्रयास करना। अरे इसको घुमा दिए हम, क्या किए? इसको रोटेट कर दे। रोटेट कर देने के बाद ये, अरे रोटेट करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा क्या? क्या इसको रोटेट करेंगे तो नहीं आगे बढ़ेगा क्या? अरे चक्का है, चक्का को ऐसे घुमा दिए तो आगे बढ़ गया ना? यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x हुआ। क्लियर है कि नहीं? क्या ये 1 नंबर जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये यहीं रहेगा? यहीं रहेगा क्या? अरे रोटेट हुआ ना, तो लेट कि ये 1 पॉइंट यहां आ गया है। क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा है तो 2 पॉइंट यहां ऑब्वियसली आ गया होगा, यहां पे 3 पॉइंट आ गया होगा, समझ में आ रहा? यहां पे 4 पॉइंट आ गया होगा, यहां पे 5 पॉइंट आ गया होगा, यहां पे 6 पॉइंट आ गया होगा, यहां पे 7 पॉइंट आ गया होगा और सेंटर में 8 पॉइंट है। बोलो हाँ कि ना? यहां भी थोड़ा देर पहले बोला था कि अगर कोई बॉडी को पार्टिकल मान रहे हो तो उस समय जिस पार्टिकल से मिलकर के वो बॉडी बना है, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल नंबर 1 यहां था, अब पार्टिकल यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से इसको मिलाइएगा, है कि नहीं? तो क्या आपको ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसीलिए थोड़ा देर पहले ये बात कहा गया था कि डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मोशन, कि किस टाइप का मोशन हो रहा है। ठीक है कि नहीं? हर जगह ये बात सच नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं सेंटर ऑफ मास को। और ये बेटा सेंटर ऑफ मास क्या है? तो देखिए यहां पर एक पार्टिकल है जो कि सेंटर में है, यहां पर एक पार्टिकल है जो कि सेंटर में है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है, सेंटर का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ है। इस बॉडी का वेलोसिटी जितना होगा, इस सेंटर पार्टिकल का वेलोसिटी उतना ही होगा। इस बॉडी का एक्सेलरेशन जितना होगा, इस सेंटर पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा। तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जिसके लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है, रोटेशनल मोशन।
तो टाइप ऑफ मोशन डिपेंड करता है कि कहां पर हम किस बॉडी को पार्टिकल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। आप एक बेसिक कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अगर किसी बॉडी का साइज उसके मोशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो तो उसको हम क्या मान लेंगे? पार्टिकल या पॉइंट मास। बस क्लियर है कि नहीं? बाकी डिटेल में समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, बट उससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल में हमें पढ़ना है क्लास 11 में। आप जैसे कि जानते हैं डिस्टेंस क्या है, तो पहले डिस्टेंस से शुरू करते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी दिए गए टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल कितना मूव करता है? एक्चुअल पाथ मूव करता है। एक्चुअल पाथ मतलब पार्टिकल को एकदम रास्ते के रास्ते चलता जाना है, साथ साथ चलता जाना है। ये ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा ट्रिक क्या कह रहे हैं। आपको जब भी डिस्टेंस निकालना होता है तो आप जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से बैठ जाइए आप, और चलते जाइए एक्चुअल पाथ के साथ लास्ट पॉइंट तक। वो होगा आपका क्या? डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। याद रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिया है यहां पे, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीच टू सी। एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट कर रहा है, कहां से? ए से स्टार्ट कर रहा है चलना। कहां पर पहुंच रहा है? सी पर पहुंच रहा है। लिख रहा है थ्रू पॉइंट बी से हो करके जा रहा है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया डिस्टेंस निकालना है, तो ए पर मान लीजिए एक गाड़ी है, आप उस पर बैठ जाइए। ए से पहले कहां जाना होगा? सी पर जाना होगा, फिर सी से डी पर जाना होगा, एकदम साथ साथ चलना होगा। तो यहां लिख रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल कितना होगा ना? ध्यान रखिएगा, पहले कहां से कहां तक चले आप? ए से बी तक, ए बी, और फिर बी से सी तक। यही है एक्चुअल पाथ का लेंथ, जो कि किसके बराबर होगा? 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो इसमें है ही नहीं। क्या डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन होता है? कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपको हमने साथ में ही बताया कि जहां पॉइंट चालू हो रहा है, जहां से मूवमेंट चालू हो रहा है, वहां पे बैठ जाइए और साथ साथ चलते जाइए। किधर चलना है कोई मतलब नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो इस वजह से हमने यहां लिखा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। इसका डायमेंशन क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा? हर चैप्टर में यूनिट और डायमेंशन का गेम चलेगा। तो चैप्टर 1 में जो आपने पढ़ा है, अब एप्लीकेशन उसका समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? अरे भाई साहब क्या निकाल रहे हो? डिस्टेंस क्या है? एक प्रकार का लेंथ है ओनली। इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है। मतलब आप कह सकते हो m0 L1 T0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मास नहीं है और टाइम नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है? डिस्टेंस, मतलब एक तरह का लेंथ है। तो ये हो गया इसका डायमेंशन। क्लियर है? यूनिट क्या है? अरे किसमें मापते हैं भाई? मीटर में मेजर करते हैं हम। ऑब्वियसली बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट का। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छोटा मोटा बात था जो आप पहले से जानते हैं, कोई नया बात यहां पे डिस्कशन नहीं हुआ है। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज है, तो लास्ट चैप्टर में जैसे वेक्टर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। आपको पहले से पता है डिस्प्लेसमेंट लिखिए चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए, सर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर ही होता है। तो लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा मैं थोड़ा सा याद करा दूं आपको कि हमने ये दो कोऑर्डिनेट लिया, मान लीजिए ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है। तो ओरिजिन से जब इस पॉइंट को मिलाते थे, लाइन जो मिलता था, ये क्या होता था? पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए एक और पॉइंट है यहां पर जो कि क्यू पॉइंट है, फिर से हम इसका क्या निकालते थे? पोजीशन वेक्टर, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। और ये दो पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता था, इनिशियल टू फाइनल, अगर ये इनिशियल ये फाइनल है तो डायरेक्शन ये होता था, और इसे हम क्या कहते थे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद कीजिए। और ये कैसे निकालते थे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैंने ये याद करा लिया, किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं, लास्ट चैप्टर वेक्टर में कवर हो चुका है ये। यही बात यहां पे लिख रहा है, इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर फाइनल था, ये इनिशियल था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसको क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
अगर सिंपली इस चैप्टर में काम करना हमें तो इतना टिपिकल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या लिखा देखिएगा, अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट देखना है कि ऑब्जेक्ट मूव करना कहां से स्टार्ट किया है, और आपको यह देखना है कि ऑब्जेक्ट इंड कहां किया है, अपना मूवमेंट कहां पे स्टॉप किया है। बस इसके बीच में कहां गया इससे कोई मतलब नहीं है। तब आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पर फोकस कर रहे हैं। और अगर आप पार्टिकल के साथ साथ चलोगे इनिशियल टू फाइनल, जो कि अभी हमने बताया, तो क्या निकालोगे आप, डिस्टेंस निकालोगे। आपको अगर इनिशियल पॉइंट पकड़ना है और फाइनल पॉइंट पकड़ना है, इन दोनों को मिला देना है, तो जो लाइन मिलेगा, जो डिस्टेंस मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आप कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। तो चलिए वापस आते हैं हम। अगर आप ये बात लिख लिए हैं, मैंने सेम एग्जांपल को जो अभी डिस्टेंस में डिस्कस किया वही एग्जांपल लिखा है। क्या लिखा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू रिच टू सी थ्रू पॉइंट बी। एक पार्टिकल है जो ए से स्टार्ट करता है चलना और पहुंचता कहां है, सी पर पहुंचता है, लेकिन किससे होके जाता है, बी से होके जाता है। तो डिस्टेंस कैसे निकाले थे आप, सर पहले ए से बी गया 3 सेंटीमीटर, फिर बी से सी गया 4 सेंटीमीटर, ऐड करके 7 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको अभी जस्ट बताया आपको कि अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो हमने ज्वाइन करके ही रखा है, देखिएगा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। बस इसको देखना है इधर क्या हुआ है, इससे कोई मतलब है ही नहीं। क्लियर है कि नहीं। तो यहां लिखा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, AC होगा, और ये एक वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं AC वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं। सवाल अब ये उठता कैसे निकालेंगे, तो आपको हम इसी काम के लिए ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाए थे वेक्टर में। इफ दिस इज अ वेक्टर, तो ये वेक्टर किस किस से मिलकर के बना होगा, पक्का ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये पढ़ाया हुआ है। तो आप AC वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ना, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। बोलिए क्लियर है कि नहीं। किसी का मन में ये हो सकता नहीं सर हमको डायरेक्शन वगैरह नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, कितना है बताइए, A से C के बीच डिस्टेंस कितना है, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इनिशियल पॉइंट पकड़िए, फाइनल पॉइंट पकड़िए, बस इन दोनों को ही देखना है और कुछ देखना नहीं है डिस्प्लेसमेंट में। कैसे निकालेंगे, तो इसका रिजल्टेंट निकालना अगर है तो आप कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 दिस वेक्टर इंटू दिस वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है, ए वेक्टर मतलब ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हम ऐसे लिख देते हैं दिखाने के लिए, और ये जो बी वेक्टर आपको दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है। और रूट लगा दीजिएगा भाई साहब, तो क्या निकल जाएगा इसका रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है, यही है डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं। अगर इस वेक्टर को आप देख पा रहे हैं यहां पर ऐसा है, इसको उठा करके शिफ्ट, पैरेलल शिफ्टिंग इज पॉसिबल नो, इसको उठा करके अगर ऐसा रखते हैं तो आपको दिख रहा है एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा है। क्लियर है, और ये रिजल्टेंट है, इसका बीच से निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बात आप जानते हैं पहले से, अगर वेक्टर पढ़े, इसीलिए वेक्टर को पहले पढ़ा दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं, यूज कर लिए हम वेक्टर का। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो जाकर के अभी वेक्टर का जरूरत ही नहीं पड़ा है, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में आओगे, ओ वही लास्ट टाइप में बताया गया है वेक्टर। हमने वेक्टर को पहले ही डिटेल में पढ़ा। देखिए वेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, आगे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी तक वही डिस्कस कर रहे थे भाई, इसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, वही वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही तरीका। वेक्टर पढ़े हुए हो तो सब कुछ ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बात करते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा। तो चाहे आप डिस्टेंस निकालो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो सिर्फ लेंथ है, मास नहीं है। m 0 हो जाएगा, l 1 हो जाएगा और t भी 0 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो डिस्टेंस। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑब्वियसली इसका भी क्या होगा, मीटर होगा। हम बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट का। क्लियर है कि नहीं, CGS सेंटीमीटर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम होता है। आगे बात करें हम, अगर बोला जा रहा है किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कई सारे हो, जैसे कि इफ S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर, ऐसे कर करके Sn वेक्टर तक कई सारे डिस्प्लेसमेंट हुए हैं मान लीजिए, आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ अ बॉडी।
देन द टोटल या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब क्या, अगर एक पार्टिकल का कई सारे डिस्प्लेसमेंट है तो आपसे पूछा जाएगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए या टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो क्या कीजिएगा आप, वेक्टर सम कीजिएगा। जैसे मन तैसे नहीं कि 2 4 5 6 सबको ऐड कर दिया आंसर आ गया, वो स्केलर सम होता है जो आप करते आए हैं आज तक अलजेब्रा में। वेक्टर सम का तरीका अलग है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइएगा या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर के एडिशंस के रूल हैं वो लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जो नेट वेक्टर होगा या रिजल्टेंट वेक्टर होगा सभी वेक्टर के सम के बराबर होगा। S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर प्लस जितने भी वेक्टर्स है सबका वेक्टर सम होगा। और एल्जेब्रिक सम और वेक्टर सम दो अलग चीजें हैं जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आप नहीं दिखे हैं तो वेक्टर के 5 वीडियोस लेक्चर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। साथ में न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराया गया है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो यहीं से शुरू हो गया एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? जो भी चीजें वेक्टर होगा उसका एप्लीकेशन तो वेक्टर के रूप में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या आप समझ गए हैं? तो यहां तक जो भी आप पढ़े हैं मोटा मोटी हमको लगता है क्लास 10 के टीचर्स, क्लास 9-10 के टीचर्स आपको कवर कर दिए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब जो बातें हम स्पेशल यहां पे पढ़ेंगे वो होगा यहां से प्रारंभ, दैट इज कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा है इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं ताकि आगे के क्वेश्चंस बनाने में हमें आसानी हो। तो देखिएगा हमने लिखा है कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला बात जो लिख रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। इसका मतलब क्या होता है? दो पोजीशन ले लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। एक पोजीशन हमने ये लिया, एक पोजीशन हमने ये लिया, लेट दिस बी ए एंड बी। क्लियर है कि नहीं? इन दो पोजीशंस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है वो क्या है? जस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। लेकिन अगर हम बात करें डिस्टेंस का तो डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पे। हो सकता है ए से बी जाने के लिए वो ऐसा रास्ता अपनाया हो, पहला रास्ता। हो सकता है वो ऐसा ऐसा घूमते हुए गया हो, ये दूसरा रास्ता। हो सकता है कि वो सीधा ही गया हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही गया है, वो तीसरा रास्ता। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना यह चाह रहा है कि जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा किसके? ना डिस्प्लेसमेंट के। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखिएगा, डायरेक्शन से बात नहीं करेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं कर रहे हैं हम अभी। क्या ये बात समझ में आया कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा या उसका इक्वल होगा? इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। मान लीजिए उसका एक्चुअल पाथ भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं? जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, जो कि आपका यही चैप्टर है, यही चैप्टर है ना, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो इस चैप्टर में आपको डिस्टेंस लिखिए चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखिए दोनों ही बराबर मिलेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस चैप्टर में ऐसा ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, लेकिन हमेशा होगा ऐसा जरूर नहीं है। लेकिन ज्यादा कौन होगा? अगर ज्यादा होना पड़ा तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कभी भी कम नहीं हो सकता, सॉरी, डिस्टेंस कभी भी कम डिस्प्लेसमेंट से नहीं हो सकता। इट इज इंपॉसिबल। कहीं अगर लिखा हुआ है इस तरह का कंडीशन तो आप उसको क्या मानेंगे? फॉल्स स्टेटमेंट मानेंगे। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फॉर अ मूविंग पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका बात हो रहा है रुका हुआ नहीं है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब हम यहां पे लिख दे रहे हैं एक बात ना, डिस्टेंस, ये लिख करके बॉक्स बना दिए है ना बच्चे लोग, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है? फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब डिस्टेंस हमेशा जीरो से ज्यादा होने वाला है, नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब जीरो से ज्यादा है। और जीरो मतलब
समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? जीरो से ज्यादा होगा, जीरो भी नहीं होगा, हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। क्लियर है कि नहीं? अगर वो मूविंग पार्टिकल है तो, अगर कहीं रुका हुआ है तो डिस्टेंस तो जीरो हो ही सकता है। अरे भाई चला ही नहीं तो डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। लेकिन नेगेटिव फिर भी नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है। कब? जब रुका हुआ है। लेकिन अगर मूविंग पार्टिकल है, इसलिए मैंने यहां पे ये बात मेंशन किया है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। क्लियर है कि नहीं? मूविंग पार्टिकल के लिए ये बातें हम लिख रहे हैं। अगर ये चल रहा है तो डिस्टेंस ना जीरो होगा ना नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखिएगा क्या लिख रहा है, वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, शॉर्टकट में डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से आप लिखा करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है सर ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। मूविंग पार्टिकल का बोल रहे हैं, इसका जीरो कब होगा? डिस्टेंस कब जीरो होगा? जब ये चला ही नहीं है तब डिस्टेंस जीरो है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल अगर चल भी रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और ये कब हो सकता है जरा बता सकते हैं? अगर कोई पार्टिकल चलना शुरू किया है और चलते चलते वापस फिर उसी पॉइंट पे आ गया है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बात मेंशन करने वाली बात है, आप नोट करने वाली बात है। आप नोट करेंगे इस चीज को, क्या लिखेंगे आप लिखिएगा, यहां पर लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं, लिख लीजिए। जीरो डिस्प्लेसमेंट मींस, जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है ना? जीरो डिस्प्लेसमेंट मींस, इसका मतलब रिटर्न बैक हो जाता है अपना पोजीशन पे। द बॉडी आफ्टर मोशन हैज, द बॉडी आफ्टर मोशन हैज returned back to initial position। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात कब पॉसिबल है? समझ में आ रहा है? जीरो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, जहां से चलना शुरू किया वहीं वापस आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नेगेटिव कैसे होगा? अगर डायरेक्शन बदल लिया हो। मान लीजिए जब स्टार्ट किया था चलना, पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, ऐसा चला, यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, चला ऐसा, फिर मन हुआ चल के वापस आया, जीरो हो गया, यहां तक वापस आ गया मतलब जीरो हो गया, और फिर इधर चला गया। मतलब जिधर से चलना स्टार्ट किया था इंड उधर नहीं कर रहा है, दूसरे तरफ कर रहा है, उस समय नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? कंडीशंस देखेंगे, माने हो सकता है, याद रखिए, पॉजिटिव तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें, हम आगे बात करते हैं। फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा सिंगल वैल्यू होगा। वाइल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ सो कैन हैव मेनी वैल्यूज। बोल रहा है मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर आपको पता है कि मोशन हो रहा है ये दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दो पोजीशन है कह सकते हैं, तो हो सकता है पार्टिकल ऐसा चल करके ऐसा पहुंचा हो सकता है पार्टिकल ऐसा चल करके ऐसा पहुंचा हो सकता है पार्टिकल ऐसा चल के ऐसा पहुंचा हो। अरे ये पाथ पे डिपेंड करता है ना, कौन? डिस्टेंस। अरे सभी का डिस्टेंस अलग अलग होगा कि नहीं होगा? अगर ये रास्ता है, पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता, तो तीनों रास्ता में जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा ना, अलग अलग होगा ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, ए और बी पॉइंट को पहले स्ट्रेट लाइन से मिलाइएगा और वही होगा उसका एक ही वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का। इसीलिए यहां लिखा हुआ है द मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा वैल्यू सिंगल होता है, लेकिन डिस्टेंस चूंकि पाथ पे डिपेंड करता है इसलिए कई वैल्यूज हो सकते हैं। बोलिए बातें क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे के पॉइंट्स को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना,
उसका डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता है विथ टाइम। विथ टाइम, अगर टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे टाइम तो बढ़ ही रहा है, आप नहीं रोक सकते इसको, आपका कंट्रोल नहीं है टाइम पर। क्लियर है कि नहीं? हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं ये बात, मैंने इसको उठा करके मीम मत डाल लेना। होता है बच्चे क्या करते हैं कि टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये फिजिक्स क्या ही पढ़ा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें पता है, आपको जितना पता होना चाहिए उतना बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं? आई एम फिजिक्स पीएचडी स्टूडेंट, सो हमें ना सिखाने का प्रयास करें, हमें पता आपको क्या जानकारी चाहिए तो आपको हम बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि टाइम अगर बदल रहा है और पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल मूव अगर कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, वो बढ़ता चला जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, रुका रहेगा। मान लीजिए पार्टिकल ही रुक गया है तो डिस्टेंस रुक गया है। अगर पार्टिकल चल रहा है, टाइम तो चल ही रहा है, आप पार्टिकल को रोको चाहे नहीं रोको, टाइम तो चल ही रहा है। टाइम इज ऑल्सो अ रेस्पेक्टिव टर्म, रिलेटिव टर्म कह सकते हैं। बाकी हम इस पे कभी और अलग से वीडियो बनाएंगे तो चर्चा होगा, ज्यादा ट्रिपिकल नहीं बनाएंगे इस वीडियो को। आगे बात करें अगर, तो लिख रहा वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन, माने डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता है। क्या बात समझ में आ रहा? आगे बात करते हैं। डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है मींस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। बॉडी जिधर से चलना शुरू किया था ना उधर ही वापस आ रहा है, उस समय पे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता है। हम आपको एक डेमो दिखाते हैं। मान के चलिए एक ये पार्टिकल है और ये चलना स्टार्ट कर रहा है बच्चा इस डायरेक्शन में, तो जब टाइम तो पार हो रहा है, टाइम पार हो रहा है, टाइम पार हो रहा है, ये चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, और यहां पर पहुंचा है मान लीजिए, और अभी भी रुका नहीं, ऑब्वियसली टाइम चलता जा रहा है और ये भी चलता जा रहा है। अगर ये सिनेरियो रहा, ये सिनेरियो रहा, तो क्या आप समझ पा रहे कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, डिक्रीज तो नहीं हो सकता, नेगेटिव छोड़ दीजिए, डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। अभी जो भी है मान लीजिए 10 मीटर है तो नेक्स्ट 11 मीटर होगा, 12 मीटर होगा, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन आप बोलिएगा नहीं सर, एक काम कीजिए ना, इसका डायरेक्शन को अगर हम बदल देते हैं थोड़ा देर के लिए, यहां तक पहुंचा और टाइम बदल रहा है, यहां ब्रेक लगा करके ये पीछे मुड़ने बैक गियर में आ गया। मान के चलिए ये ए था, ए से बी गया और फिर बैक गियर में आया और ये फिर यहां पर पहुंच करके रुका, जो कि क्या पॉइंट है? सी पॉइंट है। तो आपसे अगर हम यहां पर पूछे कि डिस्टेंस कितना है तो आप क्या बोलोगे जानते हैं? कि पहले सर ए से बी गया, ए बी, और फिर बी से सी गया, इसको ऐड करोगे और ऐड करके जो आंसर आएगा वो होगा आपका क्या? डिस्टेंस। घटा नहीं, अभी भी बढ़ा है, प्लस ही करते जाओगे सबको। और अगर यहां से चलता जाएगा तो फिर ऐड ही करोगे, माइनस नहीं करोगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता नहीं है बच्चा लोग। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट करोगे तो तुमको क्या करना होगा? ये तो बात रहा किसका रे? डिस्टेंस का। इसी कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। मतलब पहले पार्टिकल ए से बी गया और फिर बी से सी आया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? ओनली एसी है, ये है आपका ओनली डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? यहां डिक्रीज हो रहा है, देखो ना ध्यान से, पहले कितना था डिस्प्लेसमेंट? तो हम बोलेंगे सर ए से बी गया तो ए बी था, और इससे कुछ घटाना पड़ा। क्या घटाना पड़ा? बीसी घटाना पड़ा। समझ में आ रहा है? ये घटाना पड़ा तो डिक्रीज हुआ ना। पहले ए बी था और फिर बाद में बीसी को घटाए हम, डिक्रीज हुआ ना। लेकिन ये कब हुआ? जब ये वापस अपना पोजीशन तक, माने उसी डायरेक्शन में जिधर से स्टार्ट हुआ तो उधर ही वापस आ रहा उस समय। लेकिन ये किसके साथ हो रहा है? ओनली डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्टेंस के साथ तो ऐसा नहीं, किधर भी घूम लो हमेशा बढ़ता जाएगा, ऐड करते चले जाओगे, क्योंकि ये एल्जेब्रिक सम होता है भाई। एल्जेब्रा में जैसे सम करते वैसे करते, इसमें है डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर ए से बी का डायरेक्शन उधर है तो बी से सी का डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है। समझ में आ रहा? तो माइनस लेना है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। हम जानते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको दो कंडीशंस हम दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। स्ट्रेट लाइन मोशन, एक पार्टिकल ए से बी गया और फिर बी से सी गया। एक और केस दे रहे हैं आपके सामने है, ए से बी गया
ये स्ट्रेट लाइन है, और फिर बी से सी गया, ये भी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है भाई? दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। ए से बी गया स्ट्रेट लाइन, बी से सी गया स्ट्रेट लाइन। यहां पर भी देखिए ए से बी गया स्ट्रेट लाइन, बी से सी गया स्ट्रेट लाइन। तो क्या दोनों ही केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? नहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन तो है, यहां पे ये डायरेक्शन है चलने का, लेकिन यहां पर क्या है, ए से बी तक इस डायरेक्शन में गया है, लेकिन बी से सी तक उस डायरेक्शन में नहीं गया, डायरेक्शन चेंज कर गया। जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर गया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया है। लिख रहा है हाउएवर इट कैन बी सो इफ द मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अरे स्ट्रेट लाइन में खाली चलने से नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में चलना होगा विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है स्ट्रेट लाइन में चलते समय, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, और कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है, और यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। बोलिए क्लियर है कि नहीं? नहीं तो आप दिमाग में बैठा लें 100, अच्छा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, यहां नहीं है। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने शुरू में ही बता दिया था, फिर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ आर ए एंड आर बी आर द पोजिशन वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा, एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ये x ये y, एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन। इस सिनेरियो में हम मान लेते हैं कि ये a पॉइंट है और यहां पर एक b पॉइंट है। पार्टिकल पहले a पर था और फिर b पर पहुंचा है, तो पहले इसका क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं हम, दैट इज आर ए वेक्टर। फिर पार्टिकल यहां से यहां पहुंच चुका है, तो इसके लिए अलग से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं हम, दैट इज आर बी वेक्टर। तो ये सिनेरियो यहां लिखा हुआ है, इफ आर ए एंड आर बी आर द पोजीशन वेक्टर्स। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का क्या तरीका होता है? लिखते हैं आर, क्या लिखते हैं? बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? बी ए लिखेंगे, फाइनल और इनिशियल ऐसे लिखा गया है। कहां पर है अभी? कहां पर है? बी पर है। पहले कहां पर था? ए पर था। तो इसको कैसे लिखेंगे? आर बी ए। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? आर बी माइनस आर ए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ये कौन सा वाला डिस्टेंस होगा? पक्का स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट लेंथ, जो स्ट्रेट लाइन होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर बच्चा ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टिकल ए से बी तक तो आया है, लेकिन कुछ और रास्ता अपनाया है, मान के चलिए ऐसे चल रहा था, ध्यान दो, ऐसा चल रहा था, ए से ऐसे स्टार्ट हुआ और ऐसे करके बी पर पहुंचा। तो मतलब ए से चला, मान लो यहां पर चला है, पहले ए से बी पर चला है, ए से बी पर चला, लेकिन किससे होकर के चला है? तो मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है, पी पॉइंट है। और इस सिचुएशन में अगर आपसे क्या पूछे ना, डिस्टेंस पूछे, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सुनो ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही एस लिखते हैं हम। अगर एस लिख करके वेक्टर साइन दे दिए हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट है, और एस सिर्फ लिखे हुए हैं तो वो क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर है कि नहीं? तो डिस्टेंस को कैसे लिखोगे ना, ए से पी गया सर, पी से बी गया, तो ए पी बी पूरा डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअली डिस्टेंस ये है। क्लियर है कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा तो सिंपल क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर देंगे। लेक्चर का शुरुआत में ही डिस्प्लेसमेंट जब बता रहे थे तो वहीं पे बता दिए थे, फिर एक बार हमने बता दिया। क्लियर है कि नहीं? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने बातें थे थियोरेटिकली हमने कवर कर दिया। अब हमारा टाइम है कि कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ टॉपिक रिलेटेड सवाल बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल हमने लिया है TRQ1, अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज। तो डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बताए हैं कई बार, फिर बता रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हम एक प्लेन में डायरेक्शन लेते हैं। तो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ पहले चलता है, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लीजिए यहां से चलना शुरू कर रहा है, ये चल रहा है यहां पर, यहां से यहां तक चलता है, जो कि कितना है, मान लेते हैं 10 मीटर चलता है। ओके, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां से ये मुड़ गया किधर, ईस्ट के तरफ। तो ईस्ट किधर है, उधर दिख रहा है, उधर, तो ये ईस्ट की तरफ ऐसे मोड़ दीजिएगा। कितना चला है, 20 मीटर चला। बोलो समझ में आ रहा है?
कई बच्चा लोग तो ऐसा सोच रहा होगा कि ऐसे कर दे, बुड़बक कहीं का, इधर ईस्ट नहीं है उधर ईस्ट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये है आपका, मान के चलिए इधर ये चला, यहां पर कितना चला, 20 मीटर चला। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे सिंपल पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप जानते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए। आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल को मिला दीजिए। ये इनिशियल पॉइंट है ओ मान लेते हैं, और ये मान लीजिए ए पॉइंट था बीच में कहीं और बी पॉइंट में पहुंचा है। क्लियर है? सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपने मिला दिया, तो आप क्या निकालने जा रहे हैं, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो, बी ओ वेक्टर। तो बी ओ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं आप? बी ओ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर आपके इस तरह से सिंपल बनाए, सिंपल ट्राइंगल लेकर के बनाए, या तो आप ऐसे डायरेक्शन लेके बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप आई कैप जे कैप लेके बनाना चाहते हो बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ध्यान दीजिएगा, पहले कितना है, अरे इनिशियल वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर, जो कि किसके बराबर है आप कह सकते हैं ना सर, 10 जे कैप। किधर गया है, जे कैप के डायरेक्शन में गया है। फिर किधर गया है एक वेक्टर ए बी, आपको दिख रहा ए बी वेक्टर है, जो कि किसके तरफ है, एक्स एक्सिस के तरफ। तो क्या लिखते हैं हम, आई कैप। कितना है मैग्नीट्यूड, 20 है, 20 आई कैप। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अब फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा आपको, तो आपको क्या निकालना है एक्चुअली में, फाइनल और इनिशियल तो ओ है, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, दैट इज 20 आई कैप। अरे समझ में आ रहा कि नहीं यार? माइनस क्या करना होगा, इनिशियल वेक्टर 10 जे कैप। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इस तरह से निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है? हाँ सर आता है। क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर और फिर -10 का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल देंगे, तो एक्चुअली क्या निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो यहां से आ जा रहा है आपका 400 और यहां से आ जा रहा है 100, कितना आ जा रहा है, रूट अंडर 500। क्लियर है कि नहीं? तो आप क्या कह सकते हैं इसको, सर 5 इंटू 100 कह सकते हैं, तो 100 से 10 बाहर आ जाएगा, रूट 5 बचेगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है? हाँ कौन सा वाला, 10 रूट 5 है। रूट 5 का वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। 22.2 दे रहा है, 10 रूट 5, यस 10 रूट 5 इज 22.5 आएगा। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, 22.5 आएगा, 22.5 मीटर। हमने जो तरीका अपनाया है, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीका को अपनाएं, कई तरीके हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं दिस इज अ मेथड दैट वी कैन सॉल्व। आप सिंपल पाइथागोरस लगा सकते हैं, काहे कि मैग्नीट्यूड का खाली बात है, तो पाइथागोरस लगा लीजिए ना बचवा लो। ये क्या है, हाइपोटेन्यूअस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आप इसको परपेंडिकुलर, इसको आप हाइट, ये क्या बोलते हैं इसको, बेस मान लीजिए, निकाल लीजिए। 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, वही तो किए हैं हम, बस हम बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर किए। क्लियर, समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बनाइएगा ना, वेक्टर का यूज करते हुए बना रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर? अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अच्छा सवाल है। अ बॉडी मूव्स 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क। तो पहले तो आपको एक सर्कल बना लेना है। ये हमारा सर्कल है, इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिए। तो बोल रहा अ बॉडी मूव्स 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क। एक बॉडी मान के चलिए यहां से मूव करना स्टार्ट करता है 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क। पूरा सर्कल कितना है, 2 पाई आर होता है सर्कुलर आर्क। 1/4 बोल रहा है, यहां तक चला है, इसका मतलब मान के चलते हैं अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पे चल रहा है। क्लियर है? ऑफ सर्कल रेडियस, इसका रेडियस हमको पता है कितना है, आर है। चलो रेडियस आर है, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, ट्रबल एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले डिस्टेंस पता करना है, फिर डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो एक काम करते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता बच्चा, अगर ये पूरा सर्कल मूव करता तो कितना डिस्टेंस होता सर, 2 पाई आर होता। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, लेकिन इसका 1/4 किया है। 1/4 किया मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज पाई आर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पाई आर बाई 2 कहां दिख रहा है, पाई आर बाई 2 कहां दिख रहा है, अरे भाई साहब पाई आर बाई 2 यहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी निकालते हैं, सीखना है हमें। मान लीजिए सवाल में डिस्टेंस नहीं दिया रहता, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
ये ऑप्शन आपको दिख रहा है r√2 होगा, लेकिन कैसे होगा इसको पता करना चाहिए हमें। चलिए निकालते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? तो इसको आप इनिशियल पॉइंट मान लीजिए और ये एक पोजीशन वेक्टर मान लीजिए, ये एक पोजीशन वेक्टर मान लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? तो हम मान लेते हैं ओ ए वेक्टर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है जो कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। कितना होगा बोलो रे? आर है। मैग्नीट्यूड कितना है? आर है। किस डायरेक्शन में है? आई डायरेक्शन में। आई मतलब समझ में आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में आई कैप हो गया। और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा आपका? ओ बी हो जाएगा। ओ बी हो जाएगा, जो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इसका भी, सर्कल का रेडियस सेम है तो आर लिखेंगे। और ये किस डायरेक्शन में है? जे डायरेक्शन में है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना होता है? ये दो पॉइंट्स को मिला देना होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है, तो क्या हो जाएगा बच्चा ना? ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हम लिख रहे हैं यहां पे फाइनल पोजीशन वेक्टर इज आर जे कैप माइनस आर आई कैप। क्लियर है? यहां से आर को कॉमन ले लीजिएगा, क्या निकल रहा है? जे कैप माइनस आई कैप विथ वेक्टर साइन। लेकिन यहां पर कहीं नहीं है ऐसा, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अगर आप इस बी ए का क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये तो आर है, रहने दीजिए, क्या हो जाएगा? रहने दीजिए। इसके पहले क्या है? जे के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। आई के पहले क्या है? कुछ नहीं मतलब -1 है, इसका स्क्वायर का अंडर रूट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? आर 1 + 1 कितना हो जा रहा है? r√2। ये है मैग्नीट्यूड। तो दिख रहा है आपको r√2, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। विथ डायरेक्शन बोलता है तो ऑब्वियसली ये है, विथ डायरेक्शन नहीं बोला है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा? बहुत और डिटेल में कर लिए हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बढ़िया से क्लियर हो गया है आपको? समझ में आ गया? एक और सवाल बनाएंगे, ध्यान दीजिए। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप के सवाल आप बनाइए, मन को तसल्ली मिलेगा, खुशी मिलेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन विल बी। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये ग्राउंड हमने बना दिया, एक व्हील है, ठीक है। एक बात यहां पे मिस है, क्या मिस है ना? रेडियस ऑफ व्हील आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल आर, ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये व्हील है और ये व्हील एक ग्राउंड सरफेस पर है। यहां पे आपको दिख रहा है ये कांटेक्ट में है। ये पॉइंट जो हमने लिखा है यहां पर ग्राउंड के साथ जिस पॉइंट में कांटेक्ट में है ये व्हील, उस पॉइंट को हमने बनाया है। ये कांटेक्ट में है, कब है ना? शुरुआत में सर, इनिशियली। पी हम लिख रहे हैं, पी इनिशियल। लेकिन फिर ये क्या कह रहा है? ये व्हील है, ये जब फॉरवर्ड मूव करता है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, फॉरवर्ड जब मूव करता है, इस तरह से मूव कर रहा है, ऑब्वियसली रिवॉल्व करेगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये रिवॉल्व करेगा, कितना रिवॉल्व करेगा? फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ अ रिवॉल्यूशन। तो जब रिवॉल्व किया तो यहां पहुंचा, मान के चलिए सेम व्हील है, अगर थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा तो ऐसा मान लीजिएगा सही। यार ड्राइंग क्लास चल रहा है भाई, चलिए ठीक है। इससे यही सब चीज के लिए स्मार्ट बोर्ड जरूर होता, नहीं फटाक से सर्कल बना के दे देगा। यहां पर पहुंचा है ये, ठीक है, मान लेते हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट कहां पर है, जरा बताओ। आधा रिवॉल्यूशन घूमने के बाद, तब बोले सर यहां ये वाला हिस्सा को ऐसे अगर पकड़ लिया जाए, आधा रिवॉल्यूशन कब घूमेगा? जब सर इसको ऐसे कर दे, यही ना? मतलब ये पॉइंट उठ करके ऊपर चला जाए और ऊपर वाला पॉइंट उठ करके नीचे आ जाए, तो पक्का ये पॉइंट कहां पर होगा? यहां पर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टॉप पर होगा। दिस इज पी, यही पी पॉइंट उठ करके वहां गया है, इसको फाइनल पॉइंट कह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से यहां तक कितना चला, जरा बता सकते हैं क्या आप? यहीं पे मैथ्स है, यहां से यहां तक कितना चला? अरे सर यहां से इतना तक, यहां से जो लेंथ यहां तक का होगा उतना चला है। सर पूरा लेंथ कितना होता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर।
हाफ लेंथ चला है तो ये लेंथ कितना होगा, पाई आर। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आर कैपिटल हमने क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल आपका दिया हुआ है आर। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये वाला बताइए, ये डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है। बोले सर डायमीटर तो 2r हो जाएगा सर, रेडियस r दिया है 2r हो जाएगा। आपको क्या बोला है, आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आपको क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। और यही तो सवाल है, समझ में आया कि नहीं सर। अब तो कोई बच्चा बना लेगा, समझ में आ गया है। ये हाइपोटेन्यूस है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल बन चुका है, हाइपोटेन्यूस है तो निकाल दो, सिंपल। क्या हो जाएगा आपको, ये जो है डायरेक्टली हम अगर बनाएं तो क्या हो जाएगा, यहां पर बता सकते हैं ना सर, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए सर, आंसर आ जाएगा। यहां से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, यहां से 4r स्क्वायर है। क्लियर है, यहां से r स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, तो यहां से पाई स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, तो यहां से r बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 4। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, r रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। बोले समझ में आ गया है। इस टाइप का सवाल जो है मैथ से घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। सो टुडेज लेसन वाज बेस्ड ऑन, कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और कुछ टॉपिक रिलेटेड सवाल भी आपके सामने कवर कराए हैं। इससे बाहर और कुछ का जरूरत नहीं पड़ेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, बट आपका जिम्मेदारी बनता है इसके बाद डीपीपीज सॉल्व करें। विदाउट सॉल्विंग डीपीपीज यू विल नॉट गेन द कॉन्फिडेंस। हमने जो बात आज पढ़ाया है ये आपके लिए जरूरी था, इससे ज्यादा जरूरी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट विल बी बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू सो मच।